Okay, let's talk with the expert of the fields of. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रज़ा सूरिया। हमारे न्यू सीरीज़ कैरियर काउंसलिंग के जो पहला एपिसोड है उसमें हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो बड़े यंग एनर्जेटिक और जो इनकी डेजिग्नेशन है वो बताऊं तो वो L&D मैनेजर है बर्बन PC होटल में। मेरी मुराद है मिस्टर हमज़ा जुनानी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमज़ा कैसे हो, ठीक हो आप? मैं बिल्कुल बेहतरीन। आप? वेलकम टू द थैंक यू सो मच, स्पेशली आपने मुझे इनवाइट किया। बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड यू आर डूइंग वंडरफुल वर्क, आई अप्रिशिएट। और हमज़ा अपने बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ, अर्ली लाइफ के बारे में, और एजुकेशन क्या हासिल की है, क्या एजुकेशन है? स्टार्ट जो है वो 2015 से करना चाहूँगा मैं, जब हम जो है वो हाई स्कूल में हुआ करते थे। बेसिकली आई बिलोंग टू लियारी। तो लियारी में जो है वो आपको पता है 2015-14 में क्या हालात हुआ करते थे। तो हमें नहीं अंदाज़ा था कि व्हाट टू डू, व्हाट नेक्स्ट इज़ कमिंग, हाउ टू परस्यू करियर। इवन वी डिडंट नो कि करियर होता क्या है, हमें नहीं पता था। और बस जो है वो फॉर्चुनेटली एक अंदर सोच थी, दिमाग बना हुआ था थोड़ा सा, ज़िंदगी के साथ कुछ करना है। नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है। तो जो है वो हमने साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ जो है वो सोचा कि सोशल वर्किंग की जाए। शुरू में अपने आसपास लियारी में उस वक्त एक माहौल था, सोशल वर्कर्स था, एवरीबडी वाज डूइंग ग्रेट जॉब अपने अपने सर्कल्स में, नेटवर्क में। तो सोशल वर्किंग जैसे ही हम उस फील्ड में एंटर हुए, हमने काम शुरू किया। स्कूल्स में जाकर हमने जो है वो लोगों से बातचीत शुरू की। हमने डिफरेंट, उस वक्त जो है वो स्पेसिफिक एक ग्रुप था, उस ग्रुप से जो लोग बच गए थे हमने उनको मोबिलाइज़ किया। फिर उनको जो है वो तालीम बालगान शुरू की। उसके बीच में जो है वो फॉर्चुनेटली US कौंसलेट की तरफ से एक दो अपॉर्चुनिटीज़ आ गई थी, जिसमें हमने एक्सेस के नाम से थी, जिसमें हमने एनरोलमेंट करवाई। फिर फैमिली क्लैशेस ऐसे चल रहे थे। फॉर एग्जांपल मेरी वालदा का बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उसी दौरान मेरी दादी का इंतकाल हो गया। तो घर की भी जिम्मेदारी आ गई थी, छोटे सिबलिंग्स होते थे साथ में। तो हमेशा मैं सोचता था, अपने आप से सवाल करता था कि क्या करना है, ज़िंदगी को कैसे आगे लेके जाना है, कुछ तो करना पड़ेगा। बिकॉज आप भी मेहमान हो, मेरे ख्याल से आप रिलेट करोगे मेरी इस बात से कि हमारे पास सोच हमारी शुरू होती है हमारे ख़ानदानों में, हमारे बुज़ुर्गों से, कि हमें बिज़नेस करना है, बच्चों से भी ये करवाना और उनके बच्चों से भी ये करवाना। ये हमारी जीन्स में है, हिस्सा है। इसके अलावा जस्ट नो अनदर थिंग, सही है, नो अदर पॉइंट टू थिंक। तो मैंने सोचा कि यार कुछ नया करते हैं, अब ज़रा बिज़नेस भी करेंगे, दुकानों पे भी बैठ जाएंगे, नए नए कारोबार भी कर लेंगे, लेकिन ज़िंदगी होती क्या है, किस चीज़ का नाम है, एक्सप्लोर तो करें ज़रा। तो इस चीज़ का बड़ा शौक था, और कहते हैं ना, यू गेट व्हाट यू सीक। तो फॉर्चुनेटली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। रमज़ान का महीना था, आई स्टिल रिमेंबर। मुझे वालिद साहब को कॉल है कि हमज़ा को हमने सेलेक्ट किया है, लड़की की अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। देन कर करा के पासपोर्ट अर्जेंट बनवाया, इंटरव्यूज़ हुए 2-4 PCHS सोसाइटी में बुलाकर, आयन के ऑफिस में। आई वेंट टू टर्की। ज़िंदगी में पहली बार मेरे ख़ानदान से कोई इस तरह स्कॉलरशिप पे बाहर निकला होगा। तो अल्टीमेटली आई वेंट टू टर्की। टर्की जाने के बाद नए लोगों से मिले भाई, नए अंदाज मिले, इंडियंस हमसे मिले, अफ़गानियों से मिले हम, वो हमारे साथ थे उस स्कॉलरशिप में। अच्छा, ये किस सन की बात है, किस टाइम की? आई एम टॉकिंग अबाउट 2016। तो 2016 में व्हेन आई वेंट टर्की में नए नए लोगों से मिला, डाइवर्स इन्वायरमेंट था, वुमेंस भी थी, मेल्स भी थे, मेरी एज के ग्रुप के लोग भी थे, मुझसे बड़े भी थे। तो वहाँ अफ़गानियों से भी मिलना हुआ, इंडियन से भी मिलना हुआ, फीमेल से भी मिलना हुआ, मेल्स हमसे बड़े ग्रुप के भी थे, हमारी एज ग्रुप के भी थे। नए नए लोगों को देखा मैंने, मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये दुनिया है। वहाँ टर्किश से मिले की कहानी है। हाँ जी, वहाँ टर्किश लोगों से मिले हम। वहाँ पर हम जो है वो, हमारे जो उस्ताद थे वहाँ पे, ट्रेनर्स थे, वो न्यूयॉर्क से आए हुए थे, अमेरिकन्स थे। उन लोगों को देखकर, उनका तर्ज अमल देखकर, तर्ज ज़िंदगी देखकर, उनके लाइफस्टाइल देखकर एक अलग ही सोचे सवालात आ रहे थे दिमाग में। हमने तो हमेशा लियारी में लोगों को जो है वो साइड पर बैठे हुए, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, ड्रग्स और एडिक्शंस में देखा है। और यहाँ एक अलग ही दुनिया है। पीपल आर टॉकिंग अबाउट लीडरशिप, पीपल आर टॉकिंग अबाउट टीम वर्क, people are talking about startups, entrepreneurship, training and development, organization development। अब हर बच्चे के दिमाग में, हर इंसान के दिमाग में ख़यालात आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ज़िंदगी में जो है वो इतनी सारे लोग हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई मकसद होगा। मेरे दिमाग में भी ख्याल आता है कि यार इतनी बातें हो रही हैं, इसका मतलब क्या है। क्यूरियोसिटी पैदा हुई। अब जब अल्लाह ने आपके लिए कोई रास्ते बनाने होते हैं ना, तो उसके लिए आपकी नीयत का साफ़ होना बड़ा ज़रूरी है।
फिर कर करा के अल्लाह का शुक्र है, व्हेन आई वेंट बैक फ्रॉम टर्की, आई केम बैक फ्रॉम टर्की टू पाकिस्तान, मैंने लियारी में अज़म वो तालीम बालगान को कंटिन्यू किया। वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह डॉन न्यूज़ में मेरी स्टोरी पब्लिश हुई। फिर 2017 में मैंने अकील आदिल मेरे फ्रेंड जी, इनके साथ मैंने जो है वो नेशनल यूथ समिट में शिरकत की, अप्लाई किया, तो वहाँ भी मैं सिलेक्ट हो गया। वो लाहौर में हुई थी, आई स्टिल रिमेंबर। तो मेरे लाहौर वहाँ गया, लाहौर से फिर आने के बाद 12-18 में इस्लामाबाद गए। उस दौरान हमने कुछ समर कैंप्स करवाए PACC में, और समर कैंप्स के साथ साथ जो है वो हमने ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करवाना शुरू की। पब्लिक स्पीकिंग सेशन उस वक्त कहलाते थे, उस वक्त मोटिवेशनल सेशन कहलाते थे वो। उस टाइम में बड़ा वो फैंसी वर्ड था मोटिवेशनल स्पीकर। सही। अच्छा, ये सब करते 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 हमारी ना नेटवर्किंग बनती गई, हमें नए नए लोगों से मिलने का मौका मिला, हम बड़े लोगों में उठने बैठने सोचा था लगे। कि ना ऐसा हो, इस तरीके से हम जाएंगे और इस तरीके कभी भी नहीं सोचा था। इनफैक्ट अगर मैं आज भी अपने घर में इस तरह की बात करूँ तो बहुत कम शायद मेरे घर वालों को या मेरे फैमिली रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में, जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं मेरे, उनको समझ आए कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ मेरे क्या काम है इस वक्त। मतलब टर्निंग पॉइंट आपका वो जब आप टर्की गए, वहाँ से आपको वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि दुआएं बड़ी मैटर करती हैं। आई थिंक, ये मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ मेरी वालदा की दुआएं या मेरे वालिदैन की दुआएं, क्योंकि जब मेरी वालदा बहुत ज़्यादा बीमार थी और वो कोमा में थी, आई स्टिल रिमेंबर, तब मैं उनके साथ हुआ करता था हॉस्पिटल्स में। मेरे सारे भाई बहन छोटे होते थे, तो मैंने उनके साथ बड़ा टाइम स्पेंड किया, तो एक रूहानियत मिलती रही उनसे माइंडसेट मिलता रहा। बड़ा भाई वैसे ही एक वो होता है ना। जी, आप समझ सकते हो, शायद आप भी बड़े भाई वगैरह के, तो इसीलिए तो। और फिर हम हमेशा सबके लिए अच्छा सोचते थे कि अपने भाई बहनों को भी, अपने कज़न्स को भी, अपने फ्रेंड्स को भी सबकी कामयाबी देखना चाहते थे। तो ये सब भी वहाँ से लिंक होता गया। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज आया ना, जिसके लिए आज मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, वो चैलेंज था, लोग कहते थे कि यार क्या तुम सबके सामने जाकर बात करते रहते हो, माइक पकड़ के तस्वीरें खिंचाते रहते हो, क्या शौक है तुम्हें। मेरे पास उस बात का जवाब उस वक्त नहीं था, सिवाय इसके कि मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है। लेकिन आराम आराम से मुझे इंडस्ट्री ने ऐसे मेंटोर्स दिए, जिनका मैं नाम भी ज़रूर लेना चाहूँगा। मुझे ऐसे उस्ताद दिए, जस्ट लाइक वकार है, अभी इस वक्त CEO SWL हैं, वो उमैर जालिया वाले हैं, सोहेल जिंदानी साहब हैं। उसके अलावा मेरे अपने स्कूल के शकील सर थे हमारे, जो हमें पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाया करते थे। पाक स्टडीज़। हाँ, ये ऐसे कुछ मेंटोर्स और टीचर्स हमें मिले ना, जिन्होंने, शायद वो 2-4 ही होंगे, जिन्होंने हमें बड़ा इंकरेज किया, नई नई डायरेक्शंस दिखाई, मोटिवेट किया काम करने के लिए, जिनकी वजह से हमने कंटिन्यू किया काम। अच्छा, लोग मेरे ऊपर इस बात पे भी हंसते थे कि मैं हमेशा 1-2 मेंटोर्स का नाम लेता रहता हूँ और उनकी स्टोरी से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ और उनकी तरह बनना चाहता हूँ। तो उस वक्त इस चीज़ का भी बड़ा मजाक उड़ाया जाता था। खैर, फिर हुआ ये एक मरतबा टर्निंग पॉइंट। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि 2018 में इंटरनेशनल यूथ समिट हुई, वहाँ हम गए। तो मेरे सारे जानने वाले लोग यही कहते थे यार तुम्हारे बड़े मज़े, तुम बड़े लाखों रुपए कमा रहे होगे, तुम कभी लाहौर होते हो, कभी इस्लामाबाद होते हो, इवन यू आर जस्ट 18-19 और तुम घूम फिर रहे होते हो। तो वहाँ से फिर लिंक बनते गए। अब वहाँ जो लिंक बने ना, उस लिंक पे हमने जो है वो, मुझे अज़म नौजवान USAID का प्रोजेक्ट है, वहाँ लियारी में चूँकि एक नेटवर्क बन चुका था, तो जॉब्स ऑफर हुई मुझे एज अ ट्रेनर। आई स्टार्टेड एज अ को ट्रेनर। फिर मैंने को ट्रेनर अज़म नौजवान साल कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे यूनिसेफ से ऑफ़र आई, यूनिसेफ में मैंने काम किया। किरण फाउंडेशन एक मशहूर इदारे लियारी में जो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बड़ा काम करते हैं और स्कूलिंग सिस्टम है उनका, उनके साथ मैंने एज अ फैसिलिटेटर काम किया। वो तमाम एक्सपीरियंस ऐड होता चला गया। UNDP में एक प्रोजेक्ट में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, जिसमें मैं जाकर कराची की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ विज़िट करूँ, वहाँ के स्टेक होल्डर्स से मैं कॉन्टैक्ट बनाऊँ और फिर मैं यूथ को वहाँ इन्वॉल्व करूँ। तो कॉन्फिडेंस अल्लाह की तरफ से मेरा एक गॉड गिफ्टेड रहा मेरे लिए। कॉन्फिडेंस था शुरू में, पैशन भी आ गया, वो दोनों मिल गए, डायरेक्शन मिल गई, तो फिर रास्ता बनता चला गया। फिर मेरी जॉब स्विच होती रही हर साल। मुझे लोग कहते तुम बहुत जल्दी जॉब स्विच करते हो, तो उसके पीछे रीज़न ये था कि कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होती थी और कुछ मुझे जो है वो मेरा लर्निंग्स मेरी जहाँ रुक जाती थी, तो फिर मैं देखता था यार इस वक्त पैसों की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त लर्निंग्स की ज़रूरत है। इवन तो एक पैसों की फाइनेंशियली भी बड़ा टफ टाइम देखा है हमने लाइफ में, ऐसा नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे पेरेंट्स इतने डेडिकेटिव हैं हमारी तरफ कि उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें हमारे अंदर भी इसी वजह से एहसास हो गया कि नहीं यार इनके लिए भी कुछ करना है बहुत जल्द। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर यूनिसेफ, UNDP, किरण फाउंडेशन एंड मल्टीपल अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने काम किया, जिसमें आर्टिस्टिक सूरती भी आ जाता है। फिर आकर जो है वो एक सोशल से फाइनली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कॉर्पोरेट की तरफ, अवारी होटल में
मुझे ऑफर आई, देन आई जॉइंड अवारी होटल एज एग्जेक्टिव सीनियर एग्जेक्टिव एंड असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो मुझे पता चला कि यार मैं जो बोलता था ना, जो मैं काम करता था, जो पब्लिक स्पीकिंग करता था, वो जो मैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात करता था, वो ऐसे ही नहीं था। उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट है। उस वक्त कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन इम्पैक्ट ये कि अब वो सोशल से कॉर्पोरेट की तरफ मैं आ सकता हूँ। सोशल में हम स्टॉप करते थे वायलेंस एक्सट्रीमिज़म को काउंटर करने की बात करते थे, कॉर्पोरेट में हम आके ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसके दोनों की डायरेक्शन ऑलमोस्ट सेम मिलती जुलती है। फिर अवारी से काम करने के बाद साल 1.5 साल, उसके बाद मुझे मुलर एंड फिफ्स MNP कंपनी है, कुरियर लॉजिस्टिक्स की कंपनी है, वहाँ से असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट की मुझे ऑफ़र आई। देन जो है वो फाइनली अब मैं जो है वो इट्स बीन अराउंड 6 or 7 months आई एम वर्किंग विद पेल कॉन्टिनेंटल होटल बुर्बन हाशू ग्रुप एज अ लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर। तो इस 23-24 साल की ज़िंदगी में मैनेजर बनना एंड हैविंग माई ओन एसेट्स अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ये सब बनाना, कुछ भी नहीं था ना हमारे पास से शुरू में, ये सारी चीज़ों पे मेहनत करके अपनी पहचान बनाना। आपको पता है मैं इस वक्त कराची में 15 दिन की छुट्टी पे आया हूँ, मैंने आपको बताया। इन 15 दिन की छुट्टी में आज सुबह मेरा सेशन था, उसके बाद मेरी एक कॉन्फ्रेंस थी। ऐसे करते करते इन 15 दिनों में मेरी कोई तकरीबन 10 से 12 ट्रेनिंग्स लाइनअप है। तो ये अच्छा 10 से 12 ट्रेनिंग्स, इसमें इल्मा यूनिवर्सिटी भी है, इसमें HOL फाउंडेशन भी है, उसमें ड्रीम्स ऑफ यूथ भी है, इसमें जो है वो हाशू फाउंडेशन भी है। ये सारे फ्रीलांस जितने भी सेशंस हैं, इसमें बहुत सारे सेशंस वॉलंटियर्स हैं जो मैं खुद से अपनी तरफ से कम्युनिटी को गिव बैक करना चाहता हूँ, क्योंकि इस कम्युनिटी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। ये सब लाइनअप है। अब इतना बिजी शेड्यूल तभी बनता है जब आपके नेटवर्क अच्छे हों, और जब इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है तो आपकी डेली लर्निंग्स बढ़ जाती है। तो ये सिलसिला है। दिस इज़ ऑल माई स्टोरी इन अ शॉर्ट वर्ड्स। अच्छा हमजा, आपने अपने बारे में तो अब तो सब बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारा जो शो का फॉर्मेट है, क्योंकि जो आपको बुलाने का मकसद ये है कि आपसे लोग सीख सकें। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब स्टार्ट जो सवाल होता है एक आम बंदे के दिमाग में आता है, वो यही है कि यार हाउ टू चूज़ योर पैशन, योर कैरियर, या हाउ टू नो योर पैशन। इट्स वेरी इजी। देखिए मैं कुछ सिखा नहीं सकता किसी को, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बात बता सकता हूँ कि बेसिकली ये सवाल ही गलत है कि हाउ टू डू इट सही है। बिकॉज करियर को देखिए, ये कोई यूट्यूब चैनल पे बनाने वाली कोई वीडियो नहीं है जो हम एडिट करेंगे तो हम सोचेंगे हाउ टू एडिट दिस वीडियो, यू नो। ये करियर है। करियर परसुएशन में हाउ नहीं आता, उसमें आता है वाई। वाई टू चूज दिस करियर, सही है। अच्छा, अगर लगे वाई तो फिर यस, वाई आई चोजन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फील्ड फॉर माई सेल्फ। क्योंकि मुझे महसूस होता था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, पैशन के साथ साथ एक तीसरी आंखें जो देखती है तीसरे नज़रिए से। हम ट्रेनर्स ना अलग नज़रिए से देखते हैं, तो हम ये जो भी काम हो रहा होता है उसे एक तीसरी आंख से देखते हैं कि ये काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसकी रूट कॉज क्या है। इसी तरह आपका जो करियर है ना, उसकी रूट कॉज आपको तब पता चलती है जब आप मुख्तलिफ़ चीज़ें अपने फारिग वक्त में अपनी टीन एज में ट्राई करते हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये, हम टीन एज एफिंग गुजार देते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरे साथियों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो टीन एज बेस कर देते हैं अपनी। अब बात आती है हम 21-22 के हो गए, 23 के, और अब जो लर्निंग अब जरा ख्याल होता है वो छोड़ देते हैं। अब प्रैक्टिकल फेज में ख्याल है कि यार अब कुछ करना है, सही है। तो अब जब ख्याल है ना, तो अब आप अपना वाई अब भी ढूंढ सकते हैं। वाई आप अपनी 65 की एज तक भी ढूंढ सकते हैं, आप जब तक जिंदा हैं, 80 साल के भी हो ना, आप जिंदा हैं, आप ढूंढ सकते हैं अपना वाई। तो आपको वाई ढूंढने की ज़रूरत है। वाई ढूंढने के लिए आपने कुछ स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत अच्छी ज़बरदस्त तरीके से आप डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन कर रहे हैं, सही है, फिर आप यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, आप डिफरेंट इवेंट्स भी कवर कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा ना। आपने कभी मोबाइल से, छोटे से नोकिया के मोबाइल से एक बार तस्वीर ली होगी और लोगों ने तारीफ़ की होगी कि यार रज़ा यू आर वेरी गुड फोटोग्राफर, आपको मज़ा आया सुन के। आई स्टिल रिमेंबर 22 मार्च 2017 में मेरा पहला सेशन हुआ था एक ऑफिशियल लेवल पे। आई वॉज ओनली 18-17 ईयर्स ओल्ड। मुझे लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया था कि यू आर वेरी गुड स्पीकर। ये आप वहाँ से करंट लगा। ये आप सही कह रहे हो। वजह ये है कि अगर मैं अपना बताऊं, मैं अपने कैरियर का कैसे स्टार्ट किया, तो एक स्पार्क होता है जो आपको एप्रिसिएशन का मिलता है ना, yes. तभी वो आप एक उस पाथ पे चलते हैं और आपको लगता है कि हाँ, मैं इसको और अच्छा करूंगा तो मुझे एप्रिसिएशन। बिल्कुल ऐसे। एक एप्रिसिएशन लोग देते हैं, एक आप अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करते हो। अगर एक बंदा है उसको सोशल एक्टिविज्म का बड़ा शौक है, तो सोशल एक्टिविज्म सिर्फ जाकर बीच क्लीनिंग या रोटी बांटने में तो नहीं है ना। सोशल एक्टिविज्म में आप बहुत कुछ कर सकते हो।
आप अपने इलाके को ऑन कर सकते हो, आप अपनी कम्युनिटी को ऑन कर सकते हो। इसी तरह एक बंदा है जिसको बिज़नेस का बड़ा शौक है, अगर जो जाकर बचपन में एक मोबाइल ख़रीद के वो थोड़े ऊपर पैसे रख के बेच के आ जाता है, इसका मतलब उसका दिमाग बिज़नेस में चलता है। आपको ट्राई करना चाहिए। हमारी कौम का, हमारी यूथ का सबसे बड़ा मसला ये, वो ट्राई नहीं करते। हम बैठे हुए हैं कि कोई आएगा, हाथ पकड़ेगा और बोलेगा जा कर ले ये काम मैंने तेरे लिए किया लगाया हुआ है। आपको अपने रास्ते खुद निकाल लें, आपको अपने लिए चीज़ें एक्सप्लोर खुद करनी है। क्यों आप नहीं निकलते हैं बाहर और नहीं जाते हैं नए नए लोगों के पास और उनको नहीं जाके अपना प्रपोजल देते हैं? क्यों आप जाकर अपनी कम्युनिटी में जाकर जो है वो फाइनेंशियल प्रपोजल देकर अपने बिज़नेस और अपनी कम्युनिटी को साथ में ऐड ऑन नहीं करते? क्यों आप जाकर अगर टीचिंग का शौक़ है तो अपना इदारा स्टार्ट नहीं करते, एक गली से स्टार्ट नहीं करते? वी आर वेटिंग फॉर अ कॉल कि अभी कॉल आएगी और मुझे बुला लिया जाएगा और मुझे बोलेंगे ये ले जी 2 लाख रुपए और आ जाए हमारे पास काम करें। तो आज के दौर में दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। इनोवेशन का और क्रिएटिविटी का दौर है, आपको खुद से खड़ा होना पड़ेगा। आई रियली लाइक द पॉइंट आपने कहा मैंने अब जॉब छोड़ के अपना काम किया है। दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट। आप आज से 10 साल पहले बैठ कर सोच रहे होगे कि यार मैंने बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन लिया था क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट्स थे फिर भी मैं जॉब कर रहा था, मेरे पास लोग थे फिर भी मैं जॉब कर रहा था, मेरे पास अपने सारे रिसोर्सेज थे लेकिन फिर भी मैं जॉब करता। तो आज 10 साल बाद में इतना बड़ा यूट्यूबर या इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाता। तो ये कनेक्शन होना चाहिए, वाई पता होना चाहिए और इनिशिएट करना आना चाहिए। हमने इनिशिएट किए इतने सारे इवेंट्स। आज मैं अगर अपनी ट्रेनिंग कंसल्टेंसी इनिशिएट करूं तो 10 साल बाद जाकर मैं कहीं ट्रेनर्स की लिस्ट में टॉप 10 में आ सकता हूं। इसी तरह आप अगर कोई इनिशिएट करें अपने आइडियाज़ को तो आप भी, पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं कहता हूँ 22 करोड़ की आवाम है, इंडिया में तो 125 करोड़ आवाम है, फिर भी वहाँ के लोग कहाँ कहाँ नहीं पहुँचे हुए। हमारे पास तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि हमारी ज़मीनों पर पैसा है। मैं हमेशा कहता हूँ उठाने वाला कोई नहीं है। अगर आप यहाँ पर छोटे से छोटे ईरानी चिप्स वाले को भी देखें ना तो महीना 2 लाख रुपए आराम से कमा रहे हैं, लाख रुपए आराम से कमा रहे हैं। मेमन माइंडसेट रखते हैं ना, थोड़ा तो बिजनेस वाला है, कैलकुलेशन वाला दिमाग, तो वो आराम से कमा रहे हैं भाई। अब वो क्यों कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, उसको जाके थोड़ी किसी ने कहा है कि तुम के अंदर खुद से ये ख्याल था। एक हर इंसान को आमद होती है, उसको भी आमद हुई थी। अच्छा, एक मसला ये भी है ना कि कोई बंदा कुछ काम करने का सोच रहा है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो हाउ टू गेट कॉन्फिडेंस, ये सवाल। सबसे पहले इसका बिल्कुल आसान तरीकाकार ये है, सबसे पहले आप जो भी काम करना चाहते हैं ना आप उसको छोटे लेवल से शुरू करो और प्रैक्टिस करें। जब एक क्रिकेटर होता है ना उसको अगर नंबर 1 बैट्समैन बनना होता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। जब एक कोई टीचर या लेक्चरार होता है ना या कोई ट्रेनर होता है ना उसको बहुत बड़ा ट्रेनर या लेक्चरार बनना होता है ना तो वो छोटी सी स्कूल से टीचिंग शुरू करके प्रैक्टिस करता है। नंबर 1 फार्मूला एंड ओनली फार्मूला इज़ प्रैक्टिस। नंबर 2 हमारे पास एक टूल है, वो टूल मैं आपको ज़रा डिफ़ाइन कर लूँ, बहुत छोटा सा टूल है वो। ये हमारा जो सबसे पहला मरहला होता है ना वो उसमें हम अनाड़ी होते हैं, सही है। उस मरहले में हमें नहीं परवाह होती कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ भी ज़िंदगी में गुजारें, वक्त गुजारें। ना हमें कॉन्फिडेंस का पता होता है, ना पैशन का पता होता है, ना डायरेक्शन का पता होता है। फिर अनाड़ी के बाद हमारे पास एक ख्याल आता है, सही है, या लोग बताते हैं आकर या किसी और को देख कर आता है, सही है। फिर उसमें जब हम बेदारी वाले फॉर्म में आते हैं ना, जब बेदारी वाले फॉर्म में आते हैं तो हमें पता चलता है तो मैं इतना बड़ा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बड़ा वेस्ट कर रहा था, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। फिर बेदारी के बाद जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप खिलाड़ी बनते हैं, सही है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का ईजी तरीका, हमेशा मैं अपनी यूथ को कहता हूँ, आज सुबह भी मैं ट्रेनिंग में कह रहा था केबी कैंपस के बच्चों से, हमेशा ऊपर से आओ। नंबर 1 थिंग, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना लेकिन ऊपर से आओ। हमारे साथ सबसे बड़ा मसला क्या है, स्पेशली हमारे जॉब सीकर्स के साथ, जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं ना ऊपर से नीचे तक घबरा रहे होते हैं। अच्छा, ऊपर से आओगा थोड़ा सा और डिफाइन। यस, ऊपर से आओ। वैसे एक टर्म में हम आपस में दोस्तों होते हैं, बड़ा ऊपर से आ रही है। आज के दौर में बड़ी ज़रूरत है ऊपर से आने की, क्योंकि हमारे दौर में अनफॉर्चुनेटली जो बेचारा सीधे रास्ते से नीचे से आ रहा होता है ना उसको कुचल दिया जाता है। ऊपर से आने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है मैं डिफाइन कर दूँ, क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं कोई काट के लगा दे कि हमजा कह रहा है ऊपर से आओ। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बदमाशी करें, आप सीना जोड़ी करें, आप जो है वो किसी का हक खाएं, या आप जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट बने। ऊपर से आने का मतलब ये भाई अल्लाह के बंदे पर भरोसा रखो। इंसान, अल्लाह ताला ने आपको, इंसान को, हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी 18,000 मखलूक़ात में शर्फ हासिल दिया है हमें। हमारे पास शर्फ है, हम अशरफ हैं, सही है। इसका मतलब आपके पास दिमाग है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास स्किल्स हैं, उसको बूस्टअप करके बाहर लाने की ज़रूरत है। मतलब अपना एक एटीट्यूड। अब हमारे बच्चे क्या करते हैं, हमारी यूथ ये करती है, जब वो इंटरव्यू देने जा रही होती है ना वो वहीं जाकर वहीं पे इतना काम पड़े होते हैं कि वो इंटरव्यू शुरू करने से पहले ही फेल होके आ जा रहे होते हैं।
आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैं इधर आया हूँ ना, यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मतलब उसके पीछे कोई रीज़न है। नाउ आई कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी एनी हाउ, मैं उसके सवालों का जवाब दूंगा। उसके बाद ऊपर से आओगा दूसरा मतलब, अपने पास सवालात तैयार करो। हमारी कौम हमेशा सामने वाले से सवाल जो वो कर रहा होता है उसका जवाब देना जानती है समहाउ, और फिर जब वो कोई भी बात झूठ भी बोल रहा हो, अगर आपको वो बंदा पसंद है तो आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। सवाल करना पूछें, सवाल पूछना सीखें, सही है। हाउ टू आंसर समवन विद वेरी थोरो लॉजिक, वो देना सीखें। आप सवालात लॉजिक के साथ कर कर उसके पीछे का मायने निकाल कर उसको बिल्कुल जो कहते हैं ना खुलासा होता है उसको महसूस करना सीखें। सवाल करोगे नहीं तो जवाब का पता कैसे पता चलेगा। फिर ऊपर से होगा एक ये भी मतलब है कि अपने आप को परफेक्टली लॉजिक्स के साथ अपनी रिसर्च को मुकम्मल रखें। जिस भी टॉपिक पे, जिस भी फील्ड में, जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी कंपनी में जा रहे हो, उसके बारे में पूरा पढ़ के जाओ, उसके बारे में फिर नॉलेज रखो। हो सकता है सामने वाले के पास कम नॉलेज हो, आपकी नॉलेज, आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग हो, सही है। उसके बाद सबसे लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने पेरेंट्स का, अपने सिबलिंग्स का, अपने ख़ानदान का, अपने वेल विशर्स के बारे में सोचें। और उनके बारे में जब आप सोचेंगे ना, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप हमेशा ऊपर से आएंगे। दैट वॉज मीन इट। अच्छा हमजा, एक चीज़ और ये होती है, बंदा इंटरव्यू वगैरह के लिए जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं भी हुआ, जैसे तैसे करके करता है, लेकिन उसे ना एक सवाल होता है ना, लोग गिले शिकवे करते हैं, यार मुझे कोई पाथ बताने वाला ही नहीं है, वो क्या करें? बिल्कुल, अपना पाथ कैसे ढूंढे? देखें रज़ा, जब हम जो है वो स्कूल लाइफ में थे ना, तो हमारे साथ भी यही सिलसिला था ना। इवन दो मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मैंने बचपन में सोचा हुआ था कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगा। देख कर एक ख्याल आया था कि हाँ हम स्पोर्ट्समैन बनेंगे। मैं भी यार एक सवाल ये सबसे करता हूँ, उसके पीछे वजह ये है कि पता लगाऊं, एक सर्वे भी मुझे पता लगे कि यार बंदा बचपन में अपने शौक़ से क्या चाहता था, और समहाउ मजबूरी के तहत या डायरेक्शंस के तहत, हाँ, या उसका डायरेक्शन खुद चेंज हो गया, उसके बाद ये क्या बना। तो एक जैसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, वो ये कहते हैं मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता था, लेकिन बन क्या गया, और वो कह रहा है गवर्नमेंट स्लेवर बन गया। yes. क्या कहता है ये? हाँ ये अच्छा, तो मैं जो है वो मैं आपको इसका बिल्कुल स्ट्रेट आंसर देता हूँ। मैं ना पॉलिटिशियन बनना चाहता था, क्योंकि नहीं पता था, बस देखते थे ना टीवी में कि पॉलिटिशियन है, ये बात कर रहा है, अल्टीमेटली ये लोगों से मुखातिब है, ये लीड कर रहा है, लीडरशिप का बड़ा शौक था शुरू से। मतलब रीज़न ये होता था कि यार इसके पास पावर है, इस वजह से। फिर हम क्रिकेट देखते थे, हम देखते थे यार बहुत अच्छा खेले, लोग ताली बजा रहे हैं, हम कहते हम क्रिकेटर बनेंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे। आराम से जब हम बड़े हुए ना, तो हाउ टू फाइंड ना समहाउ या वाई, उसके पीछे का कॉज रूट जानने के लिए, तो ट्राई करते रहने से या तो फिर जो है वो लोगों को देख के ऑब्जर्व करने से हमारे दिमाग में 100,000 ख्यालात आते हैं ना, हम क्या करें। अब हमारे पास करियर काउंसलिंग की कमी नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा कमी, या दूसरी स्कूल में करियर काउंसलिंग दी हो रही होती है, कोई ना कोई करवा रहा होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जेन्युइन काउंसलिंग की कोचिंग की कमी है, जो माइंडसेट बनाते हैं। अब आप देखें ना जापान में क्या होता है, जापान में बच्चे बाकायदा जो अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्कूल्स में ब्रेक होती है, हम जो है वो ब्रेक करने के बाद कुछ खाने पीने के बाद वापस क्लासेस में चले आते हैं। जापान में स्पेसिफिक ब्रेक होती है फॉर एनवायरनमेंट क्लीननेस। सही है, वो माइंडसेट बनाना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पर थ्योरेटिकल चीज़ें बताई जाती है कि यार अब तुम 9-10 में आ गए हो, ओके जी, ये ट्रेनर आए हुए हैं, स्पीकर आए हुए हैं, अब 9-10 के बच्चों को बताया जाए कि यार आर्ट्स में क्या है, साइंस में क्या है, बायो में क्या है, ये लोगे तो क्या पढ़ोगे, ये पढ़ोगे तो क्या बनोगे। स्पेसिफिक चीज़ें बताई जाती है। घर वाले बचपन से बच्चे का माइंड बनाते हैं, या तो डॉक्टर, या तो इंजीनियर, या तो लॉयर। नहीं, तो दादा बता रहे होते हैं यार तुम तो जोड़ो कराटे सीख लो, तुम्हें जोड़ो कराटे करवाऊंगा। अब्बा बोलते हैं नहीं तुम लॉयर बनो, लॉयर में बड़ा पैसा है। बच्चा, हमारे कल्चर की बात कर रहा हूँ, बच्चे का माइंडसेट में था अच्छा ये 4 ही फील्ड होती है। आज मैंने ट्रेनिंग में जब पूछा कि अपने ऑडियंस से, यार 9-10 के स्टूडेंट से, मैंने कहा कितनी फील्ड होती हैं, वहाँ पे तकरीबन 50 से 60 बच्चा बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे गिनती की 6 फील्ड बताई हैं। 60 बच्चे के माइंड में सिर्फ 6 फील्ड्स हैं। सब खुल गए थे, कॉन्फिडेंट थे, लेकिन फिर भी उनको नहीं पता था। हमारे पास सबसे पहले तो पेरेंट्स को ज़रूरत है, एल्डेस्ट सिबलिंग्स को ज़रूरत है कि वो अपने यंगेस्ट सिबलिंग को बताएं, पेरेंट्स को ज़रूरत है वो अपने बच्चों को बताएं, टीचर्स को, उस्तादों को ज़रूरत है कि वो अपने स्टूडेंट्स को बताएं, ट्रेनर्स को ज़रूरत है कि वो जाके किंडरगार्टन्स में जाकर ट्रेनिंग्स करवाएं, इस बारे में बताएं कि देयर आर अनकाउंटेबल फील्ड्स। ये हम करें, ये भी एक फील्ड है ना, जो मैं काम करता हूँ वो भी एक फील्ड है।
जो एक बंदा जो है वो अगर स्कूल्स चला रहे, सारी स्कूल्स ऑनर है, वो भी एक फील्ड है। एक बंदा अगर साइंटिस्ट बन रहा है, या एक साइंटिस्ट जो भी टीम है उनकी, उसकी टीम में एक छोटा सा पार्ट अगर प्ले कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, वो भी एक फील्ड है। सही है, नर्सिंग इज़ अ फील्ड। सही है, लैब टेक्नीशियंस इज़ अ फील्ड। हाँ, जैसे मेडिसिन आप की बता रहे फील्ड थे के अंदर ही सिर्फ आप 6 बोल रहे हो, मैं 6 से ज़्यादा तो सिर्फ आपको उसके सिर्फ वो इसके दिखा अंदर? दूंगा, इसके अंदर जो आप कहते हैं कि डिपार्टमेंट बता दूंगा, Yes. डिपार्टमेंट के अंदर अलग लोग फिर ब्रांच। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो होती है उसके अंदर भी बहुत सारी फील्ड आती है। मेंटल वेलबींग आता है, उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आता है, उसके अंदर ट्रेनिंग्स आती हैं, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस की इटसेल्फ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी परचेज एंड लॉजिस्टिक्स की फील्ड आती है। हॉस्पिटैलिटी की फील्ड है हमारे पास। आई बिलोंग टू हॉस्पिटैलिटी फील्ड ऑन द मेजर केसेस। हॉस्पिटैलिटी फील्ड में बहुत सारी अंदर उसके साथ और भी फील्ड्स हैं। फूड एंड बेवरेजेस की फील्ड है। देयर आर लॉट ऑफ अनकाउंटेबल प्रोफेशंस। सही है। हमारे बच्चों को क्या पता है? डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, दैट्स इट। वो देखता है यार स्पोर्ट्स है, उसको अब्बा बताते हैं इंजीनियर बनना है, वो बाहर जाता है। बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, बहुत सारे बच्चे। मैं आपको कह रहा हूँ इतना काम करने की ज़रूरत है हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में, कि हमें आपकी, मेरी, हमारी सबकी एक्सपीरियंस और ज़िंदगियाँ कम पड़ जाएंगी। इतना काम करने की ज़रूरत है। इतना बच्चा हमारा, तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा, आज मैं कॉन्फ्रेंस में हमारे स्पीकर बता रहे थे, 2.5 करोड़ बच्चा हमारा पूरे सिंध में स्कूल से बाहर है। 2.5 करोड़। पूरी दुनिया में जो ऐसे 70 मुल्क हैं, बताते हैं कि 70 ममालिक जो हैं उसकी पूरी आबादी भी 2.5 करोड़ नहीं है, वो ऐसे कुछ 70 मुल्क हैं। 2.5 करोड़ ज़ाया जा रहा है आपका यंगस्टर, टैलेंट ज़ाया जा रहा है। एजुकेशन नहीं मिल रही, स्किल्स पॉलिश नहीं हो रही, टैलेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, ये सब पॉलिश नहीं हो रही, कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा खेती बाड़ी के अलावा उसको कि दुनिया में और भी काम है। अब आप बताएं, हमारा मुल्क अगले 2.5 करोड़ जो बच्चा है वो अभी इस वक्त अगर ऑन एन एवरेज 14 साल का भी है, तो अगले 10 साल बाद जब वो 24 का होगा या 20 साल बाद वो 30-35 का होगा, तो हमारे मुल्क में तब भी सेम हालात या तो और बदतर हालात हो जाने। बिल्कुल। हाउ कैन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट एंड रिचनेस ऑफ आवर कंट्री अनटिल और अनलेस हम नहीं है इस बात पे श्योर कि हमारे आने वाली नस्ल कितनी पुरजोर होगी। हम दुनिया में, हमारे पास गूगल का CEO इंडियन है, हमारे पास ट्विटर का अभी रिसेंट CEO यादव इंडियन था, हमारे पास ट्विटर में इंडियन की टीम्स पूरी बैठी हुई है, हमारे पास याहू है, व्हाट्सएप है, हर जगह पर, अमेरिका में, UK में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इंडियंस, नेपाली, बांग्लादेशी, अफगानी लोग ये सब पहुंच रहे हैं। अब कनाडा में कितना बढ़ बढ़ के अफगानी गया हुआ है, सारे जॉब्स कर रहे हैं वहाँ पे। हमारे पास असासे, पैसा बहुत, पाकिस्तान में पैसा बहुत, असासे अवेल किस तरह करें, यूटिलाइज़ किस तरह करें, टैलेंट यूटिलाइज़ किस तरह करें, इसकी कमी। अगर मैं कहीं पर जाता हूँ ना, या आप कहीं पर जाओ, आप कहो कि मैं आपकी स्कूल के लिए बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बना दूंगा, आपकी कॉलेज के लिए बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बना दूंगा, वो कहेंगे यार फ्री में बनाओगे तो बना दो। टैलेंट की कदर नहीं है। हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर को ऐसा समझा जाता है कि वो कैनवास उठाकर सिर्फ 4 लफ्ज़ चेंज कर लेगा, वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, उसको कोई पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। टैलेंट की कदर अगेन नहीं है। हमारे पास स्पोर्ट्समैन अगर कोई एक अच्छा आ रहा होता है तो वो पॉलिटिक्स की नज़र हो जाता है। हमारे पास एक अच्छा टीचर आ रहा होता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा, जो एक कम से कम डेली वेज की, हमारे पास कम से कम वेज सैलरी है 32,500 पाकिस्तान के लेबर के हिसाब से, लेबर लोग के हिसाब से, तो हमारे पास यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन टीचर की सैलरी होती है ऑन एन एवरेज। टैलेंट की कदर नहीं है। तो ये सारे वो सिलसिले होते हैं जिस वजह से लोगों के दिल टूट रहे हैं। फिर बच्चों को नहीं पता कि करना क्या है, जैसे हमें भी नहीं पता था भाई। हम तो लोगों को, हम इतनी ख्वारियाँ पाली है, मैं आपको खुला बता सकता हूँ ऑन स्क्रीन कि हमारी क्लास में 40 बच्चा था, 40 में से हम 4-5 बच्चों ने इतनी ख्वारियाँ पाली है कि आज हम कहीं ना कहीं बैठ के 2-4 बातें कर लेते हैं, 2-4 पैसे कमा लेते हैं। अदरवाइज़ 36 बच्चा आज भी हमारी क्लास का ख्वार है, उनके आज दूसरे दिन व्हाट्सएप आ रहे होते कि यार कहीं सेटिंग हो तो करवाओ। नो, आई एम टॉकिंग ओपनली बिकॉज जब तक हम नहीं बात करेंगे इस बारे में लोगों को नहीं पता चलेगा। करियर काउंसलिंग आपका ये जो सीरीज़ आपने स्टार्ट किया ना, इसकी बड़ी ज़रूरत थी, लेकिन करियर काउंसलिंग हम बहुत जाके बाद में करेंगे। अभी सबसे पहले तो हमें शऊर देना है कि यार करियर बहुत सारी चीज़ों में होते हैं, माइंडसेट बनाने के, करियर भी कुछ होता है। पीपल आर अनअवेयर कि एक्चुअली करियर एग्जिस्ट। नहीं पता लोगों को कि करना क्या है, नहीं पता लोगों को कि किसी से इखलाक से पेश अगर हम आ रहे हैं तो इसके पीछे जो नहीं आता उसके लिए भी एक बहुत बड़ा करियर बना हुआ है। हाँ, इसको मंच में लाने के लिए इस पे मुझे सबसे, मतलब मेरा कोर सवाल यही है, मेन जो प्रोग्राम को मैं कहूँगा कि ये इसको कोर सवाल है, वो ये है कि एक बंदा किसी जगह काम करता है, किसी इदारे में काम करता है,
वो अपनी इमेज बिल्डिंग कैसे करेगा? मतलब अब उसने एक सफ़र कर लिया, कोई पाथ चूज़ कर लिया, वो चूज़ करने के बाद वो समझ पड़ गया, अब एक फील्ड में, कॉर्पोरेट फील्ड में किसी भी जगह गया, उसके बाद वो अपनी इमेज को कैसे वक्त के साथ साथ बिल्ड करेगा ताकि आगे जाके उसको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिले? ओके, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट ना, कॉर्पोरेट में ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं ना, वह ऑन एन एवरेज कम से कम 2500 बंदा काम करते हैं, 4000 बंदा काम करते हैं, या 1500 बंदा काम कर रहा होता है। लेबर तबके की बात कर रहा हूँ। IT सेक्टर में देखें तो टीम में मैक्सिमम 200-300 लोग होते हैं, वरना मिनिमम 10-12 लोग होते हैं। आप चाहे 10-12 लोग वाली जगहों पे जॉब आपकी लगे, चाहे 4000-5000 बंदे वाली जगह पे आपकी जॉब लगे, चाहे आप एज एन इंटर्न जाओ या चाहे आप डायरेक्टर जाओ, मैं एक ही बात बोलूँगा, आपके अंदर नंबर 1 थिंग आपके एथिक्स और एटिकेट्स होने चाहिए, अखलाक होना चाहिए। नंबर 1 थिंग, सबसे पहली चीज़ की शर्त है इमेज बिल्डिंग के लिए। नंबर 2, चाहे आप डायरेक्टर लेवल पे हो या इंटर्न लेवल पर हो, अगेन अगर आपको आपका काम प्रॉपर तरीके से नहीं आता तो आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, और अगर आता है तब भी आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। मैंने अक्सर नोटिस किया है कि जो बॉसेस होते हैं ना, क्या होता है एटीट्यूड? क्या एटीट्यूड इटसेल्फ यार, आपको पता होना चाहिए माइंडसेट, आपको पता होना चाहिए कि आपको किसके सामने क्या कैसे बात करनी है, सामने वाले को कितनी रिस्पेक्ट देनी है, आपको सामने वाले को कितना अच्छा महसूस करवाना है, आपने बैठना कैसे, खाना कैसे, चलना कैसे, फिरना कैसे। हमारे यहाँ पे एटीट्यूड को बड़ा नेगेटिवली लिया जाता है कि एटीट्यूड है भाई, बड़ा एटीट्यूड है, बड़ी पर्सनैलिटी है, बड़ा एटीट्यूड है। भाई हल्के आओ, इट्स ओके। हम लियारी से या हम अगर किसी स्लम एरिया से निकले हैं तो इट डजेंट मीन कि आप जो है वो डिफेंस से या कहीं बादराबाद से आने तो आपके अंदर बड़ा एटीट्यूड होगा। लेट्स टॉक अबाउट वर्क प्रोफेशंसी, एफिशिएंसी, वर्क एथिक्स, लेट्स टॉक अबाउट जेन्युइन कंपेटिबिलिटी, उस पर आगे मुकाबला करो। आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कितने भी रिच बैकग्राउंड से, डजेंट मैटर। मैं जहाँ एज अ मैनेजर गया हूँ या मैं जहाँ एज अ असिस्टेंट मैनेजर था या मैं जहाँ पे नया प्रोजेक्ट करता हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर, एक बार मैं एक प्रोजेक्ट में था, मेरे पास इतने सारे यूथ आता है, इतना सारा आवाम आता है, अगर मैं एक लेबर तबके से जुल्म के तरीके से मिलूंगा और उससे मैं सीधे मुँह बात नहीं करूँगा और मैं अपने बॉस से डरूंगा, ये सबसे बड़ी मुनाफिकत है। और आप सबसे बड़े, मैं भी लफ्ज़ बता नहीं सकता वो है, ठीक है। अच्छा, इस पर मैं क्यों गुस्सा हूँ पता है, या फ्रस्ट्रेशन क्यों है? रीज़न बीइंग, मेरी कुछ प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस में, नाम नहीं लूँगा मैं अगेन, लेकिन एक ऐसी फीमेल बॉस थी जिन्होंने जीना हराम किया हुआ था लेबर तबके का। उनका ताल्लुक इतनी मौजिज़ फील्ड से था, डेवलपमेंट, लोगों की डेवलपमेंट, लोगों की ग्रोथ, लेकिन उनका तौर तरीका, उनका अंदाज़ गुफ्तगू, कोई बंदा कॉन्फिडेंस के साथ भी आया होगा ना, उनका कॉन्फिडेंस वहीं पे लूज़ हो जाएगा। वो इस तरह से बात करती थी। वहाँ से मुझे ये बात क्लिक की कि कभी मुझे मौका मिलेगा ना, मैं बद अल्फाजों में ये बात बताऊंगा कि जो आप करती थी ना, ये बड़ा गलत करती थी, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों ने हिम्मत आ रही है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ इमेज बिल्डिंग करनी है ना हमारी यूथ को, इट्स वेरी ईजी। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखो, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखो विद गुड कॉन्फिडेंस, ऊपर से आने वाला कॉन्फिडेंस। डाउन टू अर्थ इन द सेंस कि आप किसी को नहीं बताओगे यार आपके पास एप्पल है, आपके पास स्मार्ट वॉच है, आपका घर 4 करोड़ का है, आपके अब्बा के पास विजिल है। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राउंड रियलिटीज़। यू डोंट नीड टू टेल एवरीवन कि आप कितने एसेट्स के मालिक हैं। सही। आप एटीट्यूड दिखाओ वहाँ पर कि आपको कितना अच्छा काम आता है और आप सामने वाले को कितना अच्छे तरीके से वही काम सिखाना चाहते हैं। एक बहुत गंदा माइंडसेट है कॉर्पोरेट में कि हम अपने से नीचे को नहीं सिखाएं। 30% लोगों का ये माइंडसेट है। 70% पीपल आर वेरी वेरी क्यूरियस एंड जेन्युइन। कॉर्पोरेट में नहीं है तो आम जगहों, एवरीबडी, एवरीवेयर। ये जो बिजनेस वर्ल्ड में या ये जो जॉब्स वर्ल्ड में ये जो माइंडसेट है ना, 30% लोगों का है जिनका ओल्ड स्कूल माइंडसेट मैं इसको कहता हूँ, और वो इतना ग्रो नहीं करते, उनकी वो इतनी लंबी उड़ान के मालिक भी नहीं होते। फिर 70% लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। मुझे बड़ा सपोर्ट किया मेरे बॉसेस ने। अभी इस वक्त मेरे करंट बॉस है अब्दुल जवाद खट्टा, की इज़ अ वेरी जेम पर्सन। मेरे जो प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस है ना, मैंने देखी हैं जो, उसमें लोग अपना बैड एटीट्यूड की वजह से फेल होते हैं, उसमें लोग अपने लेस कॉन्फिडेंस की वजह से फेल होते हैं, उसमें लोग अपने पैशन ना होने की वजह से फेल होते हैं। अगर कोई काम कर रहे हो शौक से करो, शौक नहीं आ रहा वो काम छोड़ दो। किसी डिजर्विंग बंदे की सीट नहीं खाओ, आपको आपकी सीट मिल जाएगी कहीं ना कहीं। नहीं लग रही है जॉब, इट्स ओके। आपकी जॉब पे जाना और फिर उस जॉब को सही से नहीं निभाना, ये ज़्यादती है। तो इमेज बिल्डिंग इज़ वेरी इजी। आपने किसी को भी जो है वो बटरिंग करने की नीड नहीं है। आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है,
आपको अपना बिहेवियर अच्छा रखना है, आपको लोगों को इंसान को इंसान समझना है, और जो आपको आता है ना वो सब दे दो, सब सिखा दो, ठीक है। और फिर अपने रिस्क में किसी और को शामिल कर जाए, हमेशा कहता हूँ मैं। जब आप रिस्क में किसी और को शामिल कर लेते हो तो 10% अल्लाह ताला के हिस्सा होना चाहिए, इसी तरह उसके हिस्से में बाकी सब आ जाते हैं, लेकिन आप अपने रिस्क में किसी और को शामिल कर लो। इन अ सेंस आप किसी से अपना अगर आप बिज़नेस में हो, आप अपने बिज़नेस में किसी को जॉब दे दो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप अपनी जॉब में से जो कमा रहे हो उसका कुछ परसेंटेज एक ज़रूरतमंद ख़ानदान को दे दो, चाहिए। इस तरह से एक तो आपकी रूहानियत स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी इमेज बिल्डिंग अल्लाह ताला खुद कर रहा होता है। सेकेंडली, जब आपका अच्छा एथिक्स होता है ना, जब आप नहीं आदत है ना, फिर भी ट्राई करोगे इनर सेटिस्फिकेशन भी तो अच्छी बात है हाँ, ना। फिर आपकी आदत जब बन जाएगी ना चाहते हुए भी, आपकी इमेज बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। काम वक्त पे ख़त्म करना एक बड़ी अच्छी आदत है। जब आपको कोई टास्क मिले ना, मेरी कोशिश होती है अगर मुझे कोई टास्क मिल रहा होता है ना, या मेरे को कोई, चूँकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम लेजेंड, आई एम वेरी लेजेंड एंड आई एम डायरेक्टर एंड CEO, नहीं, आई एम अ मैनेजर, नो डाउट। पूरा डिपार्टमेंट लीड करना होता है मुझे, लेकिन मेरे भी लाइन मैनेजर्स हैं, मेरे भी बॉसेस हैं। मेरी कोशिश होती है जब मुझे कोई काम मिलता है ना, मैं उसे कम वक्त में, ये एक बड़ा टूल है, मैं आपको बता रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट का और वर्क एफिशिएंसी का एक टूल है कि लेस टाइम मोर इफेक्टिव वर्क एंड द मोर टाइम लेस इफेक्टिव वर्क। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आती है। और जितना टाइम खींचोगे ना, यार बैठ के एक आध मूवी देख ली, साथ में गाना चला लिया, साथ में दोस्तों से कॉल कर ली, और फिर साथ में काम भी कर रहे हो, एडिटिंग भी हो रही है, ट्रेनिंग भी हो रही है, कंटेंट भी बन रहा है, आपके काम की लग गई, आपका काम गया, फिनिश, तबाह बर्बाद। जिस पे काम करे वो तो चले ही वो ख़त्म, डाटा बाय बाय, सही है। अगर कम से कम टाइम में आपने काम को ख़त्म करने की फोकस के साथ, क्योंकि हम जब कम टाइम लेते हैं ना तो हमारा फोकस पूरा काम पे होता है, नहीं यार ये 10-15 मिनट में ख़त्म करना है फोकस के साथ, आपका टाइम, लोग कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का होता है, गलत कहते हैं। जल्दी का काम इन अ सेंस शैतान का तब होता है जब आप कोई गलत काम में जल्दी कर रहे हो, या बगैर प्लानिंग के साथ। बगैर प्लानिंग, आपके पास, आपको पता है डायरेक्शन, पता है काम क्या है, टास्क क्या है, उससे फोकस के साथ जल्दी निपटाओ ताकि आप नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ें। इससे आपकी इतनी इमेज बिल्डिंग होती है आपके डिपार्टमेंट में, आपके लाइन मैनेजर्स की इमेज में, उनकी आप गुड लिस्ट में आ जाते हैं कि आपको बड़ा फ़ायदा होता है उससे। सही। अच्छा हमजा, एक तो आपने बताया कि देखिए जिसको अपनी इमेज बिल्डिंग करनी है, एक जॉब करता है, वो अपनी कैरियर चूज़ करने के बाद जॉब करता है। अच्छा, एक मरहला आता है, एक समझ ले एक हिस्सा वो है जिसको एक बंदा है, उसको अपना ब्रांड बनाना है, बिल्कुल वो अपने ब्रांड की तरफ कोशिश कर रहा होता है, वर्किंग कर रहा होता है। तो आपसे पहले एक फीमेल आई थी, वर्दा, आप जानते हैं। तो मैंने भी उससे भी सवाल किया था कि देखो अपना ब्रांड बनाने के लिए सबसे पहले आपको नेटवर्क आपका होना जरूरी है, तो नेटवर्किंग कैसे करे बंदा? अच्छा रज़ा, नेटवर्क ग्रो भी कैसे करे? देखिए मैंने अभी तक अपना कोई ब्रांड अनफॉर्चुनेटली अब तक लॉन्च नहीं किया है, लेकिन नेटवर्किंग का मैं बड़ा पक्का हूँ फिर भी, क्योंकि नेटवर्किंग आपको सिर्फ ब्रांड लॉन्चिंग में या बिज़नेस में ही नहीं काम आती, नेटवर्किंग आपको ज़िंदगी के और शोबों में भी काम आती है। अब नेटवर्किंग का सबसे आसान तरीका हमारे मुल्क में, सबसे आसान तरीका, स्पेशली जो मुझे शहर से लोग सुन रहे हैं ना उनके लिए, गांव में शायद ये मुश्किल हो चीज़ें, विलेजेस साइड पर या रूरल एरियाज़ में इस वक्त ये बड़ी आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी अर्बन में, कि आपके पास सबसे पहले तो कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, आपकी अपनी कम्युनिटी, आपका अपना जमात खाना, आपकी अपनी कम्युनिटी मॉस्क बनी हुई होती है, सही है। आप वहाँ जाते हैं, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एक दूसरे से मिल सकें, लोगों से अच्छे ताल्लुकात बना सकें। फिर आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं सब प्लेटफॉर्म्स में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में मेरी मेंबरशिप है, जैसे रोटरी है, रोटरी क्लब है, उसके बहुत सारे क्लब्स हैं, यूथ पार्लियामेंट है, पाकिस्तान US अलुमनाई नेटवर्क है, सही है, लायंस ग्रुप है, अदर NGOs है, हर इलाके में, जिस कहते हैं ना हर इलाके में एक स्कूल खुली हुई है, अब अल्हम्दुलिल्लाह हर इलाके में एक NGO खुली हुई है। आपने नेटवर्किंग शुरू वहाँ से करनी है। उसका दूसरा टूल, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, अच्छी मुस्बत एक्टिविटी, पॉजिटिव एक्टिविटी अपने दोस्तों के साथ, इवन दो अगर आप कहीं पे ट्रिप पे भी गए हुए हैं ना, आप वहाँ से अपनी कोई लर्निंग करने की कोशिश करें, आपकी नेटवर्किंग खुद होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि लोग पीछे भागते हैं लर्निंग्स के, लोग बोलते हैं कहीं से भी कुछ सीखने का मौका मिले, किसी की पोस्ट दिख जाए जिससे हमें इंस्पिरेशन आ जाए, किसी की पोस्ट दिख जाए जिससे हमें पता चल जाए कि लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि इस बंदे ने यहाँ जाके क्या सीखा, यहाँ जाके क्या एक्सप्लोर किया, कोई नई जगह एक्सप्लोर कर ली, इन्होंने यहाँ जाके खाना बांट दिया ओल्ड एज हाउस में जाकर, इन्होंने जाकर बीच क्लीनिंग कर ली। ये तमाम ज़रा अगर आप पॉजिटिव मुस्बत अंदाज से पब्लिक में शेयर करेंगे ना, सोशल मीडिया के ज़रिए स्पेशली, तो आपकी नेटवर्किंग खुद बनना, लोग आपसे खुद जुड़ना शुरू हो जाएंगे।
फिर सबसे इम्पोर्टेंट टूल, मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट टूल है सोशल मीडिया का, वो लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आपको मैं कहता हूँ, अगर आप एक छोटे से कैमरामैन हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, अगर आप एक छोटे से टीचर हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं, अगर आप एक छोटी सी दुकान लगाते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा शोरूम चलाते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस या फैक्ट्री चलाते हैं, अगर आप एक छोटे से फाइनेंस ऑफिसर हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़े डायरेक्टर फाइनेंस, आपको लिंक्डइन का, आप इधर लिंक्डइन के वो आइकन दिखा देना ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले लिंक्डइन है क्या। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता अनफॉर्चुनेटली। तो लिंक्डइन के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इट्स वेरी इजी। हम फेसबुक पे पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे होते, पूरा दिन नहीं बोलूँगा, ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं। लिंक्डइन ये किस चीज़ के लिए भी बताओ। मैं बताता हूँ। लिंक्डइन इज़ अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप, अगर आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे ना, जिस तरह फेसबुक पे आपने बनाई भी है, इस तरह आप फेसबुक की तरह वहाँ पे लिंक्डइन पे जब प्रोफाइल बना के आप डालते हैं कि मैं बिलोंग करता हूँ फ़लाँ इदारे से, मैंने पढ़ा है फ़लाँ इदारे से, मैंने नेशनल कॉलेज में फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट किया है, मैंने इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है, मैं इस इदारे में एज आ जो है वो मार्केटिंग मैनेजर काम कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जब आप लिखते हैं लिंक्डइन पे डालते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका एल्गोरिथम इस तरह डिज़ाइन हुआ हुआ है, वो ऑटोमेटिकली आपको उसी इदारे के सारे लोग जो जो लिंक्डइन पर है उसको आपको रेफ़र करना शुरू कर देगा। हो गई आपकी नेटवर्किंग। सिंपल है, आप जुड़ते जाओ उनसे, कनेक्ट बस। उसके बाद आप सर्च करें, फॉर एग्जांपल आप सर्च करें के इलेक्ट्रिक लिखेंगे, उसके पूरे HR से लेकर फाइनेंस, परचेज, सारी डिपार्टमेंट के ड्राइवर तक, के इलेक्ट्रिक का ड्राइवर भी वो आ जाएगा लिंक्डइन पे, आपको शो हो जाएगा, आप उनको कनेक्ट करें। आप लिखे आर्टिस्टिक मिलियनर्स, वो आ जाएगा, आप लिखे सूरती, वो आ जाएगा, आप लिखे ब्रांड H2O, वो आ जाएगा, आप सॉफ्टवेयर हाउस का नाम लिखें, वो आ जाएगा। आपको किसी इदारे में, किसी स्कूल में, किसी ट्रेनिंग कंपनी में, किसी टेक्सटाइल में, किसी फैक्ट्री में, जहाँ भी लिंक्स बनाने, आप सर्च करें उस कंपनी का नाम, उसके सारे लोग आपके पास आ जाएंगे, आप लिंक बना लें। अच्छा, सिर्फ कनेक्ट नहीं करना होता, उसके बाद जो पोटेंशियल आपको लगता है कि लोग आपके काम आ सकते हैं, आप उनको एक अच्छा सा मैसेज करें। लोग लिंक्डइन पे क्या मैसेज करते हैं? हाय। तो क्या अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहे हो? लिंक्डइन पे हाय का मैसेज करते हैं। लिंक्डइन इज़ अ वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। आप लिंक्डइन पे एक अच्छा सा मैसेज करें जिसमें आप ऊपर ग्रीटिंग्स लिखें, जस्ट लाइक ईमेल्स। ये कभी आप ईमेल्स पे भी इनको आप एक पूरी वर्कशॉप डिज़ाइन करके आप दे सकते हो अपने ऑनलाइन चैनल पे अपनी व्यूवरशिप को, कि ईमेल्स जिस तरह लिखी जाती है ना, इसी तरह लिंक्डइन पे आपने मैसेज बनाना तो ऊपर ग्रीटिंग्स लिखें, बीच में आप जो है अपना इंट्रोडक्शन लिखें, नीचे आप थोड़ी सी लिख दें कि नाइस टू कनेक्ट विद यू। यही बात हो गई, ईमेल भी एक पूरा एक हिस्सा है, सही, पूरा ऐसे ही अलग चीज़ है। तो लिंक्डइन पे आपने प्रोफेशनल मैसेज बना दिया, एंड में रिगार्ड्स लिख दिया, आपने अपना नाम लिख दिया, डेजिग्नेशन लिख दिया, जो काम है उसके बारे में बीच में मटेरियल डाल दिया, मैसेज भेज दिया। 100 में से एक बंदा ऐसा करता है जो मैं बता रहा हूँ, तो सामने वाले को कितना अच्छा लगेगा कि उसको जो 10 मैसेजेस हाई के आए हुए हैं उस पर एक ये प्रोफेशनल मैसेज आया हुआ है। खुद सोचें, हमारी ऑडियंस एक्सपीरियंस ही नहीं करती है, तैयार ही नहीं है हम एक्सपीरियंस करें। हम जब PTI और MQ और इधर उधर की जब बातें शुरू होती है, पॉलिटिकल बातें जब शुरू होती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हों, चाहे वो PMLN के लोग हों, जब हमारे पास 4 ही और बड़ी बड़ी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, इन पार्टीज़ की जब बात हो रही होती है ना, मैंने नाम इसलिए लिया ताकि सब कनेक्ट करें इस बात को, उन जो पार्टी से बिलोंग करता होगा वो कनेक्ट करेगा। जब आपकी पार्टी की बात हो रही होती है ना, तो आप कीबोर्ड वॉरियर बन जाते हो, आपके हाथ तक 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 चलने लगते हैं। लेकिन जब बात हो रही होती है ईमेल्स की, जब बात हो रही होती है लिंक्डइन की, जब बात हो रही होती है प्रोफेशनल नेटवर्किंग ग्रोथ की, जब आपको सुस्ती चढ़ती है, वही सुस्ती जो आपको नमाज़ पढ़ने में चढ़ रही होती है। आपकी अप्रोच सही नहीं है, मतलब अप्रोच अच्छी हो जाए तो काम आपको। हमारा बहुत सारा नौजवान बैठा हुआ है कि हमारे पास जॉब नहीं है। आप मुझे बताओ, आपको कितने जॉब्स की एप्लीकेशंस पता हैं? आपको ब्राइट स्पेड के बारे में नहीं पता होगा, हमारी व्यूवरशिप को इंडीड के बारे में नहीं पता होगा, Rosie.pk के बारे में नहीं पता होगा, उसके अलावा दीगर, और आप खाली प्ले स्टोर पे जाके लिखेंगे जॉब सर्च प्लेटफॉर्म्स, आपके पास हज़ारों प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे जो पाकिस्तान में इस वक्त एक्टिव हुए हैं। सही है, jobs.pk आपको नहीं पता होगा। उसके अलावा लिंक्डइन इटसेल्फ इज़ अ जॉब प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा जॉब्स का एक पूरा पोर्शन दिया हुआ होता है। आपकी प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन करें, अपनी दीगर रोज़ाना की एक्टिविटीज़ वहाँ पे डालें। इमेज बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से नहीं होती, अच्छी ड्रेसिंग से नहीं होती। इमेज बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ बटरिंग से नहीं होती, बटरिंग तो होनी ही नहीं चाहिए। इमेज बिल्डिंग आपके सोशल मीडिया से भी होती है। आपका सोशल मीडिया आज के दौर में बताते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है। मुझे ये बताओ कि मैं 10 ट्रेनिंग करवा के जब लगाऊंगा लिंक्डइन पे, तो रिक्रूटर्स देखेंगे ना कि यार ये बंदा बड़ा एक्टिव ट्रेनिंग करवाता है, इसको रिक्रूट करो हमारी टीम के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए। जब आप कुछ लगाएंगे ही नहीं, जब आप कुछ बताएंगे ही नहीं, तो लोग आपको कहाँ क्यों अपने पास रखेंगे? पीपल ऑलवेज लुक फॉर टैलेंट, पैशन, कॉन्फिडेंस एंड लॉयल्टी। लॉयल्टी आपके अंदर होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए आपके अंदर। स्मार्ट वर्क गुड थिंग, बट हार्ड वर्क होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए आपके अंदर।
आपको क्रिएटिव आइडियाज़ अपने ऊपर भरोसा होना, खुद एतमादी और क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करने की होनी चाहिए। दुनिया आपकी है, मैं कहता हूँ इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है। कोई आपको रिजेक्ट करता है ना, हमारे साथ मसला ही सबसे बड़ा, इतनी बातें हैं ना मेरे पास, कसम से रज़ा मैं तुम्हें क्या क्या बताऊँ। जब हमारी यूथ को कोई रिजेक्ट करता है ना, हम कोने पे जाके इतना सा नानी अम्मा वाला मुंह बना के बैठ जाते कि यार ये तो पागल लोग हैं, इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर लिया यार, मैं अब नहीं जाऊँगा, मुझे सब 100 इंटरव्यू दे चुका हूँ, मुझे रिजेक्ट करें। अबे भाई दुनिया के अंदर हज़ार लाख करोड़ों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतनी बड़ी वसी ज़मीन है, आप अभी से हार मान रहे हो। एक छोटा सा बिजनेस जब बंदा खोलता है ना, मेरे दोस्त ने अभी रिसेंटली अपनी मिल्कियत के नाम से, आदिल ने स्टार्ट किया है। आदिल सही है, मैं प्रमोशन ही करे जा रहा हूँ अपने दोस्तों की। अपनी मिल्कियत के नाम से उसने अभी अपनी प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी स्टार्ट की है। वहाँ पर इस बंदे ने गुलशन मेहमान में बैठा हुआ है, 1 महीना हुआ है इसको खोले हुए, अब इस वक्त ये दूसरे नंबर पे चल रहा है। अच्छा, इस वक्त 1 महीने में 2 प्रोजेक्ट इसने उठाए हुए और 2 प्रोजेक्ट में इसने माशाल्लाह ठीक ठाक लीड्स ली हुई है माशाल्लाह से। करने से हुआ ना, घर बैठे बैठे रोता है कि क्या बिजनेस करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या होता। सही। महीने में हरकत में बरकत है, हरकत की अल्लाह ताला ने बरकत दी। दिस इज़ हाउ यू ग्रो। सही है, तो इमेज बिल्डिंग इट्स वेरी इजी थिंग। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा करियर बहुत सारे एक्सप्लोर करो, लोगों से मिलो, लोगों से पूछो वो क्या करते हैं। मुझे बड़ा शौक़ है, मैं अपने ख़ानदान में जो करोड़पति लोग हैं ना, मेरे ख़ानदान में बहुत सारे नहीं, 1-2 ही हैं, उनसे मैं इंटरव्यू करूँ, उनसे मैं पूछूँ कि तुम इतना करोड़पति बने कैसे, उनसे राज पूछूँ। तो और भी लोगों से मुझे शौक है। अच्छा, मैं किसी भी बड़ी कंपनी के CEO से भी मिलता हूँ ना, मैं उससे नेटवर्किंग करता हूँ, इसलिए नहीं कि यार मुझे कभी काम आ जाएगा, मैं इसलिए करता हूँ कि यार पता तो चले उस बंदे ने ऐसा क्या लगाया है जो उतना। ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके माइंडसेट क्या था आपके अंदर, ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप इस तरह के लोगों को अप्रोच करके उनका माइंडसेट, उनकी जर्नी, उनकी हार्डवर्क सोचें। अब जैसे मेरी जर्नी रही है 8-9 सालों में, अब तक जो भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, मुझे समझ आ गया है कि अगले 9 सालों में मुझे क्या क्या करना है। लेकिन अब तक जिन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया उनको मैं जाकर जितना भी बता दूं, आप जाकर जितना भी बता दो कि भाई ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करो। हमारे पास भी डायरेक्टर्स थे, मेंटोर्स थे, डायरेक्शंस देने वाले लोग थे, लेकिन एट दी एंड ऑफ द डे किया हमने खुद ही है। किसी ने आकर हमें जाकर अवार्ड नहीं पकड़ा है हाथ में कि तो भैया तुम्हारा अवार्ड, तुमने बहुत अच्छा काम करा है। अगर तुम्हें ऐसे करके भी देगा तो वो आपका कुछ कहलाएगा ही नहीं ना। बिल्कुल, वो आपकी अचीवमेंट नहीं कहलाएगी ना। इस दुनिया में, हमारे मुल्क में, हमारे शहर में अचीवमेंट्स लेना इट्स वेरी इजी थिंग इफ़ यू कैन डू इट। सिंपल। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच करने नहीं बैठा, बल्कि मुझे चिढ़ होती है जब कोई, जो भी लोग नाम दे देते हैं, लोग जब कहते हैं तुम मोटिवेशनल स्पीकर, मैंने कहा मैं नहीं हूँ भाई, आई एम जस्ट अ की नोट स्पीकर या मैं ट्रेनर हूँ जो मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक्स पर ट्रेनिंग करवा लेता हूँ। लेकिन मैं इंस्पिरेशन देने की इसलिए कोशिश करता हूँ, है ना। मोटिवेशन आपको किसी को देख के मिल जाती है, इंस्पिरेशन आप किसी को सुनते तो आपके अंदर से आती है। मैं इंस्पिरेशन देने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको सेल्फ रियलाइजेशन देता हूँ कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम इतने खूबसूरत दिखते हो, तुम्हारा इतना खूबसूरत दिमाग है, तुम इतना सब कुछ कर सकते हो। एक इंसान ही है ना जो इस वक्त जो है वो मलिक रियाज बना हुआ है, एक इंसान ही है ना जो इस वक्त अंबानी बना हुआ है, एक इंसान ही है जो इस वक्त इलन मस्क बना हुआ है, एक इंसान ही है जो इस वक्त बिल गेट्स बना हुआ है। उनके पास भी वही दिमाग है जो हमारे पास है। इट्स जस्ट हाउ यू परस्यू इट एंड हाउ यू डू इट। सही। उम्मीद करता हूँ मेरे ख्याल से अब तो काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और मेरी कोशिश थी कि यार नेटवर्किंग को समझना, और इस प्लेटफॉर्म को बनाने का भी मकसद यही था कि जो व्यूवर्स हों, जैसे पहले वर्दा को हमने बुलाया था, इसमें हमने पूछा था कि फ़िज़िकल कैसे अपनी नेटवर्किंग बनाए, उसमें भी बताया था। आप देखो, जिसने नहीं देखा वो भी ज़रूर देखे, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू अपनी नेटवर्किंग बनाया। मेरे ख्याल से हमजा से बेहतर अभी और कोई अच्छा नहीं समझा सकता। उसने बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखे, बस अमल करने वाले लोग चाहिए। बस अमल आपने करना है, तब आप अचीव करोगे। और हमजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं, आपने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं यहाँ पर इस ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म पे आया। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें, बिकॉज बहुत कम लोग इतना ट्रूली जेंटली काम कर रहे होते हैं और थोड़ा जेंटली काम करते हैं जिसमें जेन्युइन चीज़ें आपके सामने आती हैं। आजकल किसके पास टाइम है यार किसी को जाके बताए कि यार ऐसे नहीं, ऐसे कर लें। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच हमजा, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अगर आपको ये सीरीज़ और चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इससे हमें आइडिया होगा। और अगर आपके दिमाग में कोई सजेशन है तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारे को सपोर्ट करें, क्योंकि ये सीरीज़ आज पहला था, आगे जाके बहुत बड़ा काम करना है हमें, तो उसमें हम सब आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। और तब तक के लिए मुझे और हमजा भाई को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। हाफ़िज़।